नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 और ये जो आज है वो MCQ सीरीज है। इसके चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आज इसके हम इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में देखेंगे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण MCQ के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है हिरिया नहर। आपको पता है कि ये विजयनगर के समय में ही था। तो हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था तो आप बताएंगे संगम वंश के राजाओं ने हिरिया वंश का हिरिया नहर क्या था, वो झील के किनारे ना वो बांध वगैरह बनाया गया था, ये अपने सिंचाई के लिए बनवाए थे। तो हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया? संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी? मैंने चैप्टर में ये भी चीजें बताई है आपको। ये 1976 में मिला था। हम्पी जो था उसको राष्ट्रीय अस्तित्व कब प्राप्त हुआ? 1976 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व कब प्रदान किया गया तो आप बताएंगे 1976 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज की स्थापना 1347 में हुआ था। 1347 में हुआ था बहमनी राज की स्थापना। शुरुआत जो हुआ था बहमनी राज का वो 1347 से हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है विट्ठल देव किसके रूप थे? तो विट्ठल देव जो है वो विट्ठल भगवान जो है वो भगवान विष्णु के रूप थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विट्ठल देव की सबसे ज्यादा पूजा हमारे भारत में महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र तो जानते हैं ना, भारत का एक बहुत ही बड़ा, विकसित और महंगा राज्य भी है। तो वहां पे विट्ठल देव की पूजा होती है। और विट्ठल देव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विट्ठल देव जो है वो भगवान विष्णु के रूप को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ? तो विरूपाक्ष मंदिर जो था ना उसका निर्माण करने में बहुत लंबा समय लग गया, इसलिए कहा जाता है कि इसमें शताब्दियां लग गई थी। किसके मंदिर के निर्माण में? विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में। याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में शताब्दियों का समय लग गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? जो हम्पी शहर था, जो राजधानी थी विजयनगर की, उसको विश्व पुरातत्व स्थल 1976 में घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा। याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल जाता है। यूनेस्को द्वारा 1976 में हम्पी शहर को विश्व पुरातत्व के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है विरूपाक्ष देव किसके रूप थे? जैसे कि विट्ठल देव विष्णु भगवान के रूप थे ना, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए विरूपाक्ष देव किसके रूप थे तो आपको बताना है हर हर शंभु महादेव भोलेनाथ कालों के काल महाकाल के रूप में माने जाते हैं वो। अगर विरूपाक्ष के बारे में बात की जाए तो वो शिव के रूप में माने जाते हैं। शिव भगवान भोलेनाथ के रूप में उनकी पूजा होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पंपा देवी ने डैश से विवाह के लिए तप किया था? मतलब पंपा देवी जो थी वो किससे शादी करना चाहती थी और तप क्यों किया था? तो उन्होंने विरूपाक्ष अर्थात भोलेनाथ से ही शादी करने के लिए घनघोर तप किया था। तप समझते हैं ना, तपस्या करना। किसने किया? पंपा देवी ने किया। किसके लिए? विरूपाक्ष के लिए। क्यों किया? वो विवाह करना चाहती थी विरूपाक्ष से। और विरूपाक्ष किसके रूप है? तो भगवान भोलेनाथ शिव के रूप हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में डैश ने किया था? अंग्रेज यात्रियों ने किया था। देखिए, जो कमल महल का नाम जो पड़ा ना वो अंग्रेज यात्रियों के द्वारा 19वीं सदी में दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेज यात्रियों के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कहता है अफनासी निकेतन कौन था? तो देखिए, अफनासी निकेतन जो था वो रूस का एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था। क्या था? रूस का व्यापारी था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चैप्टरों में इसका जिक्र हुआ है। किसका? अफनासी निकेतन का। तो याद रखिएगा ये रूस का व्यापारी था। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत शब्द डैश से हुआ है? देखिए, समर से हुआ है। अगर अमर शब्द का आविर्भाव मतलब जन्म या फिर उत्पत्ति की बात कर ली जाए तो संस्कृत शब्द में एक समर नाम का शब्द है जिससे ही अमर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न हमारा कहता है चाणक्य केशव मंदिर डैश में थे? तो ये बेलूर में थे। बेलूर एक जगह है जहां पे हमारा चाणक्य केशव मंदिर था उपलब्ध। अगर आपसे पूछा जाए चाणक्य देव केशव मंदिर जो है वो कहाँ था तो आप बताएंगे बेलूर में था। बेलूर जगह का नाम है। अगला प्रश्न हमारा कहता है
बृहदेवेश्वर मंदिर डैश में थे, ये तंजावुर में थे। ये सब दक्षिण भारत का जगह है, याद रखिएगा जितने भी जगह, क्योंकि विजयनगर खुद ही तो दक्षिण भारत में था। विजयनगर का ही दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? कर्नाटक साम्राज्य कहते हैं। और कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और उस समय विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करता था। सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए आपके। तो बृहदेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे तंजावुर में था। अगला प्रश्न हमारा है विरूपाक्ष मंदिर डैश में थे। कहां था विरूपाक्ष मंदिर? ये हम्पी शहर में था। विजयनगर की राजधानी जो हम्पी थी वहीं पे विरूपाक्ष मंदिर स्थित था। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, न्यायांकर व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? अगर आपसे पूछा जाए न्यायांकर, ये भी एक अच्छा व्यवस्था था, न्यायांकर व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताएंगे विजयनगर साम्राज्य से ही ये संबंधित रहते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें आपको विजयनगर के आसपास ही घूमती आई, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम ही विजयनगर के बारे में पढ़ना है। तो जो भी जानकारी आप यहाँ से लोगे वो विजयनगर से संबंधित ही होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था, जिसे आज डैश कहा जाता है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण हौज का निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी में, उसे हम कमरापुरम जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरापुरम जलाशय। और इसका निर्माण वहां के ग्रामीणों के खेती की सिंचाई की व्यवस्था सही करने के लिए किया गया था। किस चीज का निर्माण किया गया था? कमलापुरम जलाशय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसान, शिल्पकर्मी, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे? अमर नायक। अमर नायक जो थे, आपको पता है कि अमर नायक कौन थे? तो वो कमांडर हुआ करते थे, सेना के सुप्रीमो हुआ करते थे। राजा को क्या कहा जाता था? उस समय के विजयनगर के राजा को राय के नाम से जानते थे, और उनके जो सेनापति होते थे उन्हें हम नायक के नाम से जानते थे। और अमर नायक कहने का मतलब है कमांडर, सुप्रीमो, सेना के सुप्रीमो। ये क्या करते थे? किसान से, शिल्प मतलब मूर्ति बनाने वाले से, व्यापारी जो बिजनेस करते थे उनसे ये भू राजस्व मतलब टैक्स वसूला करते थे। कौन? अमर नायक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमर नायक कौन थे? मैंने अभी बताया ना, ये कमांडर हुआ करते थे, सैनिक के चीफ हुआ करते थे, तो ये सैनिक कमांडर हुआ करते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, हालांकि ये प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान से समझिएगा कि अमर नायक कौन थे, तो आपको बताना है कि अमर नायक जो है वो सैनिक कमांडर हुआ करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राक्षसी तांगड़ी युद्ध को डैश युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तालीकोटा। देखिए, तालीकोटा युद्ध जो था, जो आप कह सकते हैं कि विजयनगर के अंतिम साम्राज्य के साथ लड़ा गया था, जिसमें इनकी विजयनगर की हार हो गई, यहाँ के लाखों सैनिक मारे गए, इनके राज्यों में आग लगा दिया गया और यहीं से विजयनगर का पतन शुरू हो गया था। तो इसे अगर आपको राक्षसी तागड़ी युद्ध को डैश युद्ध के नाम से जाना जाता है पूछा जाए, तो आप बताएंगे तालीकोटा का युद्ध जो था उसे ही हम राक्षसी तागड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राक्षसी तागड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने किया था। देखिए, राम राय की नीति के कारण ही यहाँ पे विजयनगर की हार भी हुई थी। उस समय वहां के विजयनगर के राजा कौन थे? राम राय। कब? जब यहाँ पे ये राक्षसी तागड़ी युद्ध हुआ था, तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राक्षसी तागड़ी युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसे ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए राक्षसी तागड़ी युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 1565 ईस्वी में हुआ, 1565 में यह युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कृष्णदेव राय के बारे में बता दूं, जब तक ये राजा थे विजयनगर का, इनके साम्राज्य में या फिर इनके राज्य में अद्भुत शांति, अद्वितीय शांति, ये सब मैंने चैप्टर में आपको समझाया है। यदि आपने चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि चैप्टर के वीडियो से आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स वहीं से आपको प्राप्त होंगे। ये सारे जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिखते हैं ये वहीं से आते हैं, मैं वहीं से निकाल के लाता हूँ इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो आपको एमसीक्यू में डाउट्स ही नहीं होंगे। तो यहाँ अगर आपको कृष्णदेव राय के वंश के बारे में पूछा जाए तो आप तुलुभ वंश बताएंगे, तुलुभ वंश से उनका संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर एक उपनगर की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने नगलपुरम रखा था। याद रखिएगा, नगलपुरम जो था वो कृष्णदेव राय जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी माता के नाम पर एक उपनगर बसाया था, जिसका नाम क्या रखा? नगलपुरम रखा।
प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका? सुलभ वंश ने उखाड़ फेंका था। जो संगम वंश के राजा हुआ करते थे विजयनगर में, उनको सुलभ वंश ने हटा के खुद अपना राज स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है संगम वंश का नियंत्रण डैश तक था? 1485 तक संगम वंश का नियंत्रण था विजयनगर पे। इसके बाद इनका भी नियंत्रण यहाँ से खत्म हो गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय के नाम से जानते थे। मैंने अभी आप को समझाया, जितने भी राजा हुए हैं विजयनगर के अंदर, उन सभी का क्या नाम हुआ करता था? राय। जैसे कृष्णदेव राय, राम राय इत्यादि बहुत सारे राय राजा वहां पे विजयनगर में हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो गजपति। जो हाथियों का स्वामी हुआ करता था उसके लिए गजपति का यूज होता था, गजपति शब्द का। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और थे जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था। जो घोड़ों का स्वामी हुआ करता था उसे हम अश्वपति कहते थे, और जो नर मतलब इंसानों का स्वामी हुआ करता था उसे हम नरपति के नाम से जानते थे। इस प्रकार से आपने गजपति, अश्वपति और नरपति तीनों को समझ लिया। अगर आपके अब तीनों क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तीनों का जवाब मुझे आशा है कि सही तरीके से देंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है होयसाल शासकों का संबंध किस राज्य से है? तो होयसाल शासक जो थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका संबंध कर्नाटक से है। भारत के दक्षिण भारत में एक कर्नाटक बहुत ही, जो विजयनगर हुआ करता था ना, वो भी कर्नाटक, अभी का कर्नाटक साम्राज्य में भी बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। बहुत सारे लोग उसे विजयनगर के जगह पे कर्नाटक साम्राज्य कहते हैं, लेकिन शुरुआत में उसका क्या नाम था? विजयनगर था। तो अगर आपसे पूछा जाए होयसाल शासक कहाँ से संबंध रखते थे, तो आप बताएंगे कर्नाटक से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है? अगर चोल शासक की बात की जाए कि चोल शासक का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु से। ये भी दक्षिण भारत का हिस्सा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उस समय जो तमिलनाडु हुआ करता था वहां पे चोल शासकों का राज हुआ करता था। तो आपसे पूछा जाए कि चोल शासक का कहां से संबंध है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु से संबंध है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे विजयनगर की शुरुआती स्थापना जो हुई वो 2 भाइयों के द्वारा हुआ, हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा, ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। 1336 ईस्वी में बुक्का और हरिहर ने विजयनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया? मतलब 1815 में जो भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल बनाया गया, उनका नाम क्या था? कैलिन मैकेंजी था। और मैं आपको बता दूं कि कैलिन मैकेंजी का चैप्टर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आपको कैलिन मैकेंजी के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। और चैप्टर मैंने इनके पूरे डिटेल्स, जन्म से लेके मरण तक, कब ये क्या किए, सब कुछ मैंने बता रखा है। 70 साल की आयु तक, जब तक ये मर नहीं गए, अपने पोस्ट पे ही ये काम कर रहे थे, मतलब सर्वेयर का ही काम कर रहे थे। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको चैप्टर में बताया है, आपको वह चैप्टर जरूर देखना चाहिए। तो याद रखिएगा 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जो बना वो था कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न देखते हैं किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया? ये भी कॉलिन मैकेंजी ही थे जिन्होंने विजयनगर के सर्वेक्षण कर मानचित्र तैयार किया था। क्योंकि कॉलिन मैकेंजी थे, वो मानचित्र बनाने में भी विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छा मानचित्र बनाते थे, और इन्हीं के कारण इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम्पी के भगवनावेश कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? देखिए 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही हम्पी को मतलब प्रकाश में लाया गया। हम्पी की सभ्यता का प्रकाश में लाया गया। हम्पी को सबसे ज्यादा मान्यता दिलाने वाले कोई और नहीं, ये कॉलिन मैकेंजी ही थे जो 1800 ईस्वी में इसको इतना प्रकाशित किए, इतना लोगों के बीच में लेके आए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था? विजयनगर साम्राज्य को। मैंने आपको बताया था ना, राम राय के समय तालीकोटा में जो युद्ध हुआ था वो यही युद्ध है जिसमें 1565 में विजयनगर पर हमला किया। इसके लाखों सैनिक मारे गए, बहुत सारे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई। इसके अलावा यहाँ के जो मंदिर बनाए गए थे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, उनको भी मुसलमान शासकों ने, इस्लाम के शासकों ने लूटा, धन लूटा। और यहाँ ही तक नहीं, इसके बाद विजयनगर को आग लगा दिया, उसे जला के ध्वस्त कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हम्पी शब्द का आविर्भाव के डैश नाम से हुआ है? पंपा देवी। पंपा देवी वहाँ की एक माता है, मतलब संस्कृति की पूजा करने वाली देवी हैं, जिसके नाम पर हम्पी का निर्माण हुआ। हम्पी शब्द का शुरुआत हुआ किसके नाम पर? पंपा देवी, जो वहाँ की एक भक्ति भावना का स्रोत हैं, देवता माना जाता है, इन्हें माता माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था? तो विजयनगर का जो साम्राज्य था वो तुंगभंगा नदी और कृष्णा नदी के किनारे फैला हुआ था। तो याद रखिएगा, साम्राज्य जो था उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। दो नदियों के किनारे था, तुंगभंगा और कृष्णा नदी। दोनों नदी इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के लिहाज से मैंने बता दिया है ताकि आपको याद रहे। अगला प्रश्न हमारा कहता है विजयनगर का अर्थ क्या है? तो विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, जो शहर कभी ना हारा हो। लेकिन बाद में जाके इसका मतलब भी बदल गया, क्योंकि अंत तो आपने तो देखा है ना कि विजयनगर हार गया था। तो विजयनगर शहर का अर्थ है विजय का शहर। विजयनगर अगर आपसे पूछा जाए तो ये विजय शहर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी एमसीक्यू में कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब हम आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।